नमस्कार। आज हम लेके आए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। और ये सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कक्षा के 12 के विद्यार्थियों के लिए ही, यहाँ तक कि जितने भी छात्र हमारे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आपका हमारा टॉपिक है नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। हम शुरू से ही कहते हैं कि सबसे पहले अगर किसी चीज को समझना है तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि हम ये समझें कि पाठ कह क्या रहा है, नियोजन और सतत पोषणीय विकास। नियोजन यानी इसको अगर समझने की कोशिश वो करें तो नियोजन का मतलब क्या है। अगर हम कहते हैं किसी चीज के लिए नियोजन करना तो आपसे कहेंगे सर नियोजन क्या है। नियोजन अगर इंग्लिश में कहते हैं प्लान, यानी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या होता है, नियोजन यानी किसी चीज के लिए प्लानिंग करना। प्लानिंग ये क्या है, नियोजन है। अब इसको समझते हैं कि नियोजन है क्या। जैसे आपके घर में कोई भी काम होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, किसी भी कार्य को करने के लिए एक सोच समझकर पूरी तरीके से तैयारी की जाती है, वही क्या है, नियोजन है। पूछेगा कि नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए सोच समझकर एक दिशा में किया गया कार्य ही क्या होता है, नियोजन या प्लानिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में गेस्ट आते हैं, या कह दो कि आपको देखने वाले आ गए, समझिए मन में लड्डू फूटने लगे, गधो पढ़ लो पहले। तो क्या है नियोजन। नियोजन क्या है कि आपके घर में कोई भी छोटा सा छोटा प्रोग्राम होता है तो उसके लिए आपके मम्मी पापा या आपके घर में जो भी बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ दिन पहले से ही तैयारियां शुरू करने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं कि इसका काम कौन देखेगा, ये काम कौन देखेगा, ये काम कौन देखेगा, खाने पीने पे किसकी व्यवस्था रहेगी, कौन क्या रहेगा, खाने के लिए क्या होगा, ये सारी चीजें व्यवस्था, वही क्या है, नियोजन। लेकिन यहाँ पे जो नियोजन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नियोजन का अर्थ सिर्फ इतना है कि इस नियोजन का मतलब ये है, ये सिर्फ आर्थिक विकास के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये है नियोजन। नियोजन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, अब बात करें इसकी, तो नियोजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है खंडीय नियोजन, खंडीय नियोजन, और दूसरा होता है प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन, सेक्टर प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। यानी जब किसी काम को करने के लिए जिसको खंडों में किया जाए तो वही किसके लिए होगा, खंडीय नियोजन के लिए। और किसी काम को करने के लिए पूरे एक प्रादेशिक क्षेत्र, पूरे क्षेत्र पे किया जाए, वो क्या हो जाएगा, प्रादेशिक नियोजन। इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों के घर में कोई तैयारी चल रही है तो उसको कई खंडों में बांट दिया। जैसे मान लीजिए कि खाने की व्यवस्था ये देख लेगा, पीने की व्यवस्था फलाना देखेगा, ये ढिमकाना देखेगा, ये पूरी तरीके से ये मीठा की व्यवस्था में रहेगा। तो ये क्या है, खंडों में बांट दिया गया कि जो सब्जियां हैं ये देखेगा, जो पानी की व्यवस्था है ये देखेगा, लेकिन जो एक तरीके से मीठे की व्यवस्था है ये फलाना देखेगा। मतलब 3 लोगों को बांट दी गई, ठीक। लेकिन प्रादेशिक नियोजन का मतलब क्या है कि प्रादेशिक नियोजन का मतलब एक ये पूरी तरीके से नियोजन करना कि जो खाने की संपूर्ण व्यवस्था को जो ध्यान रखेगा वो क्या होगा, प्रादेशिक नियोजन। और उसके अंदर छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, वो क्या था, खंडीय नियोजन। यानी किसी भी देश में आप बात कर रहे हैं अगर इसकी विकास के स्तर पर, कि अगर देश स्तर पर बात करें तो हम खंडीय नियोजन उसे कहेंगे कि मान लीजिए अपने देश में कोई छोटी सी समस्या है, अब देश की होगी तो छोटी तो नहीं होगी। मान लीजिए कि जैसे कह दिया जाए कि सूखा, तो सूखा क्या है, पूरा प्रदेश सूखाग्रस्त हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ क्षेत्र होगा, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि सूखा क्षेत्र है या सूखा ग्रस्त जो क्षेत्र होगा, एक तो हो गया सूखाग्रस्त, पर्वतीय विकास कार्यक्रम चलाए गए, या तीसरा हम कह सकते हैं जनजाति, जनजाति, ठीक। तो ये किस में आ जाएगा, आपका खंडीय नियोजन में। अब प्रादेशिक नियोजन किस में आएगा, जैसे मान लीजिए कोई समितियां हैं या किसान है। किसान क्या किसी सिर्फ एक विशेष क्षेत्र में होंगे कि संपूर्ण देश में होंगे, संपूर्ण देश में होंगे, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रादेशिक नियोजन। यानी किसानों के लिए कोई योजना बनाई जा रही है तो किसके अंतर्गत आ रही है, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आ रही है। और वहीं अगर सूखाग्रस्त है तो मतलब हो सकता है उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हों, कुछ राजस्थान के हों, कुछ गुजरात के हों, पूरा प्रदेश सूखाग्रस्त घोषित नहीं होता। ऐसा नहीं कि होगा, नहीं होएगा,
लेकिन हम यहाँ समझाने के पर्पज से आपको बता रहे हैं जिस चीज को खंडों में बांट कर किया जाए वो क्या होता है, खंडीय नियोजन। और जो पूरे प्रदेश स्तर पर होता है यानी पूरे क्षेत्र पे होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रादेशिक नियोजन। इतना क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। होता क्या है, जो नियोजन है छोटे क्षेत्रों के लिए भी बनाया जाता है और बड़े क्षेत्रों के लिए भी बनाया जाता है। जैसे अगर शुरुआत में बात की जाए कि 1950 में एक आयोग बनाया गया था, योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग का पदेन जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। पदेन अध्यक्ष का मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वही क्या होगा, योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा। इसकी स्थापना कब होती है, 1950 में स्थापना की गई थी। इसके तहत क्या किया गया था, पंचवर्षीय योजना चलाने का काम करता था। यानी ये क्या था, इस नियोजन को थोड़े थोड़े समय के लिए चलाता है, यानी 5 वर्ष में क्या करना है हमको, क्या नहीं करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से चली जो 1955-56 तक चलती। ये क्या था, योजना आयोग द्वारा किया गया नियोजन ही तो था कि वो 5 सालों में पहले से डिसाइड कर लेती थी कि आगे के 5 सालों में हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, कृषि क्षेत्र में क्या करना, उत्पादन के क्षेत्र में क्या करना है, या औद्योगिक क्षेत्र में क्या कार्य करने हैं। क्लियर है? उसी को हटा के 2015 में क्या बना दिया गया, नीति आयोग। एक नया आयोग आया और योजना आयोग खत्म हो गया। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक तरीके से क्या किया, ये 5 सालों के लिए बना रहा था। नीति आयोग ने क्या किया, पहले हम 3 वर्ष लेंगे, फिर हम 7 वर्ष लेंगे और फिर हम 15 वर्ष लेंगे। यानी जो सुविधाएं पहले 5-5 वर्ष में चल रही थी, नीति आयोग ने उसे करके क्या कर दिया, नीति आयोग ने क्या कर दिया, पहले उसे 3 वर्ष चलाएगा, फिर 7 वर्ष चलाएगा और फिर 15 वर्ष के लिए चलाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधान जो पदेन होगा, यानी जो प्रधानमंत्री होगा वही कौन होगा, इसका पदेन अध्यक्ष होगा हमेशा नीति आयोग का। ठीक, तो ये इस प्रकार से किया गया। चलिए अब इसके लिए क्या चलाया गया, एक तरीके से लक्ष्य विकास कार्यक्रम, यानी लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह, 2 प्रकार की चीजें आती हैं इसमें। देखिए इसी जैसे आप खंडी समझे, इसी में एक लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जाता है, लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका लक्ष्य क्षेत्र और जो दूसरा था वो हो गया लक्ष्य समूह। लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह, लक्ष्य क्षेत्र सेम वही चीज, यानी खंडीय नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन यानी किसी क्षेत्र के लिए सूखा, पर्वतीय विकास कार्यक्रम, इन सारे जो समूह पूरे, जैसे किसान है, कोई समितियां हैं, कोई संघ है, पूरे देश की समस्याओं को जिसमें मतलब जिसमें बहुत सारे पूरे एक प्रादेशिक क्षेत्र जिसमें आ जाए, वही क्या था, वही एक तरीके से ये कार्य था। क्लियर है? चलिए बात यहाँ पे आती है कि अब इसका आगे का कार्य क्या है। अब जब ये चीजें चली तो इसमें क्षेत्रीय योजनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब बात यहाँ पे आती है कि जो क्षेत्रीय योजनाएं थी इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी आवश्यकता क्यों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताइए कि जो क्षेत्रीय योजनाएं थी या नियोजन था इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वजह थी। भाई अगर आपसे कहा जाए कि आपके घर में किस चीज की प्लानिंग चल रही है तो आप क्या कहेंगे, बताएंगे ना भैया मेरी शादी होने वाली है उसकी प्लानिंग चल रही है, या मेरे बड़े भाई की या मेरे बहन की, या घर में कोई प्रोग्राम है या मेहमान आने वाले उसकी प्लानिंग चल रही है। इसमें यह कहा गया कि हमारे देश में इस नियोजन की क्या जरूरतें थी। तो सबसे पहली चीज क्या था कि हमारा जो देश था ये क्या था, औपनिवेशिक था, औपनिवेशीकरण से बाहर निकला था। औपनिवेशीकरण, औपनिवेशीकरण मतलब क्या था कि अंग्रेज हमारे देश को एक उपनिवेश बनाए हुए थे। ठीक, इसकी वजह से एक समान विकास नहीं था। समान विकास कैसे नहीं था, उन्होंने केवल उस क्षेत्र का विकास किया था। उस क्षेत्र के विकास से मतलब यह है कि जैसे बात करें हम भारत की, तो उन्होंने इस क्षेत्र का पश्चिमी क्षेत्रों का विकास ज्यादा और समुद्र तटीय क्षेत्रों का विकास ज्यादा किया था। ठीक, इसकी वजह से जो विकास था वो एक समान नहीं था। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी इसमें लाने के लिए कि जो था कि विकास को क्या करना था, एक समान विकास करना था। नियोजन क्यों बनाना था कि हर जगह का विकास एक समान हो जाए, यानी इस औपनिवेशीकरण की वजह से जो विकास था वो कहीं ज्यादा था और कहीं
कम था, तो उसको क्या करना था, एक समान करना था, यानी विकास कार्य को एक समान करना था। दूसरी चीज क्या था, संसाधनों संसाधनों पर समान अधिकार। जो संसाधन थे उन पर जो अधिकार थे वो समान नहीं थे, यानी जिसके पास जो चीजें मौजूद थी वो उनका उपयोग ज्यादा उससे कर रहा था, जिसके पास जो चीजें मौजूद नहीं थी तो उनका उपयोग वो नहीं कर पा रहा था। तो इसमें ये कहा गया कि जो संसाधन हमारे देश में जो पाए जा रहे हैं उन पर सबका एक समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि एक विशेष वर्ग विशेष के लोगों का ही उस पर अधिकार ज्यादा हो और बाकी लोगों का क्या हो, कम हो। तो इस चीज पर ध्यान दिया गया कि संसाधनों को इस वजह से नियोजन की आवश्यकता क्यों थी, या खंडी की आवश्यकता नियोजन की क्यों पड़ी, क्योंकि संसाधनों पर सबको समान अधिकार दिलाना था। देखिए चौथी चीज क्या थी, अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना हित देखा था। अपना हित कैसे, अपना हित देख के ही संसाधनों का दोहन किया था। इस वजह से हुआ क्या था, इससे में कई लोग अपने ऐसे हो गए थे कि भाई अंग्रेज इतने तो थे नहीं कि मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे भारत पर अधिकार कर लेते, तो उसमें भी कई लोग ऐसे थे जो सिर्फ अपना हित देख रहे थे। तो इसके लिए चकबंदी प्रथाएं लागू की गई, जिससे जिन लोगों के पास जमीनें ज्यादा थी उनसे जमीनें ली गई, पट्टा प्रथा लागू की गई, जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें दी गई। तो इस वजह से भी अपने हित की वजह से भी लोगों को क्या करना पड़ा, इस नियोजन को लागू करना पड़ा। ठीक, तो ये इस प्रकार से कई सारी समस्याएं थी जिनकी वजह से इसको लागू करने की आवश्यकता पड़ी। संसाधनों पर समान अधिकार दिलाने के लिए, लोगों को उनको समान अधिकार दिलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और अपने देश में एक समान विकास करने के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आता है पर्वतीय क्षेत्र विकास का। सबसे पहला अगर बात करें तो आता है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये क्या था, ये एक खंडीय नियोजन, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पर ही ये एक विशेष सोच बनाई गई। तो जिसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, और ये कब चलाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 में। ये कब आता है, 1974 में। 1974 में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। क्यों, सेम यही चीजें जो हम कह रहे थे, खंडीय नियोजन की वजह से जो चीजें नहीं थी। सबसे पहले क्या था, जो पर्वतीय क्षेत्र थे वो पिछड़े थे। पिछड़े कैसे थे, ना तो वहां यातायात था, ना तो विद्युत था, ना तो संचार था, कई सारी चीजें नहीं थी। तो सबसे पहले क्या था, समानता, समानता। किस चीज में समानता, सारी चीजों में, अधिकारों में समानता हो, सारी चीजों में समानता दे, संसाधनों में समानता हो, अधिकारों में समानता, और भी जितनी भी सारी चीजें सब में एक समान लाया जाए। यानी जो हमारे संसाधन है उन पर भी एक समान हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जितने भी योजना है वो सब पर एक समान रूप से लागू हो। दूसरी चीज क्या था, यातायात एवं संचार। यातायात एवं संचार यानी ऐसे क्षेत्रों पर यातायात एवं संचार की व्यवस्थाएं करना। यानी जिन क्षेत्रों में भी बताएंगे कौन कौन से वो क्षेत्र थे, चलिए पहले अगर यही देखना है कि वो कौन कौन से क्षेत्र थे। तो सबसे पहले इसमें थे उस टाइम पे यूपी के 8 जिले थे, जो वर्तमान में क्या है, जिसे हम वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं। इसी में था आपका हिमाचल, ठीक, इसी में था आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसी में था आपका केरल, इसी में था आपका महाराष्ट्र, इसी में था आपका कुछ हिस्सा किसका, गुजरात, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र के बाद इसी में हिस्सा था कर्नाटक का। यानी जिन जिन क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाई गई थी विकास कार्यक्रम में, यूपी के 8 जिले जो वर्तमान में आप देखते होंगे उत्तराखंड में परिवर्तित हो गए। उस टाइम पे जब 1974 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक ही था। उत्तराखंड अभी जाके सन 2000 में अलग होता है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही बना हुआ है।
आपका उत्तराखंड, जिस प्रकार मध्य प्रदेश से अलग होकर बनता है आपका छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। ये तीनों एक ही समय पे अलग, यानी एक ही सन पे, एक ही डेट पे नहीं अलग हुए थे। जो 1 नवंबर को अलग हुआ था वो था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, और 9 नवंबर को अलग हुआ था उत्तराखंड, और 15 नवंबर को अलग हुआ था झारखंड। चलिए अब बात करते हैं यातायात एवं संचार कि क्यों यहाँ पे क्या था, जो पर्वतीय क्षेत्र से यातायात में सड़कें नहीं थी, कई बार मृदा स्खलन पर्वत टूट कर नीचे रास्तों पे गिर जाते थे और रास्ताएं हफ्तों के लिए बंद, लोगों का आवागमन बंद। तो तीसरी चीज क्या थी, समुचित व्यापार व्यवस्थित करना। समुचित व्यापार मतलब व्यापार के लिए कोई वहां साधन नहीं थे, बाजार नहीं थे, तो एक तरीके से समुचित व्यापार, या किसी में क्या कर देंगे, बाजार, यानी ना तो वहां व्यापार के लिए चीजें उपलब्ध थी और ना ही वहां पे कोई अच्छा बाजार था। पर्वतीय क्षेत्रों में तो एक बाजार बनाए गए, विपणन केंद्र बनाए गए, मंडियों की स्थापना की गई, इस प्रकार से कई सारी चीजों की स्थापना करने का। चौथी चीज क्या की गई, सिंचाई कि मतलब कृषि, अब पहाड़ी क्षेत्र में कृषि तो बहुत ज्यादा थी नहीं, लेकिन जितनी थी तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था कराई जाए। ठीक, संसाधनों तक पहुंच, जो संसाधन थे वहां पर सब तक सबकी पहुंच पहुंचाई जाए। जैसे पहाड़ी एरिया में कई सारी चीजें थी, बहुत सारे खनिज निकल रहे हैं किसी पहाड़ से, जैसे झारखंड की बात करें, इसमें झारखंड भी था, छत्तीसगढ़ भी है। झारखंड की जैसे बात करें, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की बात करें, तो कई सारे खनिज हैं, तो उन संसाधनों तक सबकी समान पहुंच बनाई जाए। ये नहीं कि जी जो है तो जो उच्च वर्ग के या जो इस समय के एक दबंग है तो उस पर कब्जा करके बैठ जाए कि नहीं मैं तो हूं भाई, ऐसा मैं ही, ये मेरा ही होगा, तो ऐसा ना किया जाए, संसाधनों तक पहुंच बनाई जाए। ठीक, दूसरी चीज क्या थी, सब लोगों के लिए आवास, जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास की सुविधा दी जाए। विद्युत, विद्युत ऊर्जा, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में उस समय विद्युत भेजना एक दुर्गम कार्य था। मतलब कि वहां तक कैसे, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि आए दिन वहां पे बर्फबारी हो रही, हवाएं चल रही, पहाड़ टूटकर मृदा स्खलन हो रहा, तो कहीं ना कहीं क्या था कि विद्युत पहुंचाना, तो वहां तक लोगों को ये विद्युत, आवास, ये सारी चीजें अवेलेबल करवाना जरूरी था। तो ये भी एक तरीके से उसी का एक कार्य था। एक चीज इसमें और था कि अगर इसमें और जोड़े, रोपण कृषि, दो जोड़ दिए, एक जोड़ दीजिए रोपण कृषि, और एक जोड़ दीजिए बागवानी। मतलब किन किन क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए इसको बनाया गया, रोपण कृषि को बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 1974 में लागू हुआ था, उसके अंतर्गत किन किन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का कार्य किया गया, ताकि क्या हो जाए, ये जो असमानता थी यहाँ पे, इसकी वजह से एक समान विकास हो जाए, पर्वतीय क्षेत्र पीछे न रह जाए, इस वजह से इन कार्यों को किया गया। रोपण कृषि क्या होती है, रोपण कृषि के मतलब जिस प्रकार से हम लोग धान लगाते हैं ना, पहले एक जगह धान बोया रहते फिर उससे उखाड़ के क्या करते दूसरी जगह रोपित करते हैं, तो उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में बुआई करके खेती नहीं की जा सकती। पर्वतीय क्षेत्र कैसा होगा, ऐसा, यहाँ से आपने बीज क्या कर दिया, ऐसे ढालदार रहेगा, आपने यहाँ पे बीज बो दिया और यहाँ सिंचाई की तो क्या होगा, पानी कहाँ आ जाएगा, बह के यहाँ, क्योंकि बीज है ना, तो सारे बीज कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पे, फिर आप कहेंगे लो यहाँ का बीज कहाँ गया, गायब हो गया, कोई भूत प्रेत का चक्कर है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या किया गया, रोपण कृषि, यानी पौधों को रोपित किया जाए। रोपित का मतलब उखाड़ उखाड़ के इनको लगाया जाए, जब ये लग जाएंगे तो जड़ें क्या होंगी, इनकी मजबूत होंगी, तो फिर सिंचाई भी होगी, तो क्या होगी, सिंचाई से वो बहकर नीचे नहीं जाएंगे। जैसे आप देखते हैं चाय की खेती पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड में, और बागवानी का मतलब क्या है, जिस प्रकार से वर्तमान में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में सेब के बागानों को कितना अच्छा से बजाया गया, जम्मू कश्मीर में सेब के बागान देखिए, केसर की कृषि देखी, तो इस प्रकार से इन सारी चीजों को बढ़ावा दिया गया। अब आप देखिए, आप हर समय जम्मू कश्मीर घूम सकते हैं, हर जगह जा सकते हो, किसकी वजह से, यातायात की व्यवस्था करा दी गई। आपको हर जगह, पहले पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए फोन लगाते रहिए, लगता नहीं था, अब वहां पे क्या है, संचार का साधन उपलब्ध है आपको हर समय, कहीं भी जाइए इंटरनेट है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत गया, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। अब इसके बाद दूसरी एक योजना कौन सी चलाई गई, एक योजना जो चलाई गई पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बाद जो दूसरी योजनाएं आती हैं वो होता है सूखाग्रस्त, ठीक, कि सूखा प्रभावी क्षेत्र कार्यक्रम एक चलाया गया, सूखा क्षेत्र प्रभावी कार्यक्रम।
सूखा क्षेत्र प्रभावी कार्यक्रम, अब ये क्या था, ये भी एक खंडीय नियोजन का ही भाग था, यानी जो हम प्रादेशिक नियोजन पढ़े थे, ये भी किसका भाग है, खंडीय नियोजन। यानी ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया जिसमें जो सूखा प्रभावित क्षेत्र थे या जिनमें बहुत ज्यादा सूखा होता था, जिसमें आप जानते होंगे सबसे ज्यादा हमारे ज्यादातर बच्चे जानते होंगे सूखा कहाँ होगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा। राजस्थान तो एक तरीके से सूखा है ही, तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया आपका, तेलंगाना का पठार हो गया आपका, कर्नाटक का एक तरीके से महाराष्ट्र का मराठवाड़ा हो गया जहाँ पे सूखा पड़ता है। ये जो प्रमुख चीजें हैं आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं, एक तो हो गया आपका राजस्थान, जिनको चिन्हित किया गया था सूखाग्रस्त राजस्थान के बाद दूसरा जो था वो था गुजरात था, तीसरा मराठवाड़ा, मराठवाड़ा कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक। चौथा हो गया पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, पांचवा तेलंगाना का पठार हो गया, ठीक, तेलंगाना का पठार हो गया। ये प्रमुख चीजें थी। एक और था रॉयल सीमा क्षेत्र, रॉयल सीमा क्षेत्र, ये कहाँ है आपका, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक। कर्नाटक का पठार हो गया, कर्नाटक का पठार। ये सब क्या है, ये सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित किए गए कुछ चीजें थी। अब ये इनको तो चिन्हित कर दिया गया, यानी 1963 में सूखा क्षेत्र प्रभावी कार्यक्रम, यानी हमारी जो योजना आयोग थी इसने 1967 में इसने 67 क्षेत्रों को क्या किया था, चिन्हित किया था कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन 1970 के दशक आते आते जिन क्षेत्रों में 30% तक सिंचित क्षेत्र नहीं थे वहां के हर क्षेत्र को क्या कर दिया गया, सूखा प्रभावित क्षेत्र कर दिया। यानी 30% से कम जहां पे सिंचित क्षेत्र था उन सारे क्षेत्रों को क्या घोषित कर दिया गया, सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इसमें भी एक तरीके से क्या था, चीजों को किस प्रकार से किया गया, ये एक तरीके से देखा जाए ये कब आता है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, चौथी पंचवर्षीय योजना कब आती, वही जब हरित क्रांति का समय था। हरित क्रांति के जनक कौन है ये हमें जरूर बताइएगा, भारत में और विश्व में, कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना कब आती, 1969 में। देखिए पहली आई 52 से 56 तक, 51-52 से 55-56 तक, इसके बाद दूसरी आपकी वही 56 से 61 तक, फिर 61 से 66 तक, लेकिन 66 से लेकर 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई। यानी कब से, 1966 से लेके 69 तक यहाँ पे वार्षिक योजनाएं चली। 1969 में जब योजना आई थी उस टाइम तक हरित क्रांति आ चुकी थी भारत में, तो उसी टाइम पे सूखा प्रभावित क्षेत्र भी कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र चिन्हित किए गए थे ये हो जाता है, ठीक है। इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो चीजें को इसमें व्यवस्था कराई गई, तो सबसे पहली चीज क्या थी, सिंचाई। यानी इन क्षेत्रों में किसकी व्यवस्था कराई जाए, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उनमें सिंचाई की व्यवस्था की जाए, जिससे सिंचाई करने में समस्याएं ना हो, यानी जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उन सब में सिंचाई हो सके। दूसरी चीज क्या थी, वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाए, वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाए। तीसरी चीज क्या थी, आय अर्जक स्रोत उपलब्ध कराए जाए। यानी इसमें इस वजह से ऐसा किया जा रहा है क्योंकि जहां पे सूखा प्रभावित क्षेत्र होगा तो क्या होगा, लोगों के लिए वो कृषि तो होगी नहीं। अब जब कृषि नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, बेरोजगार होंगे। तो बेरोजगार होंगे तो उससे अच्छा क्या किया जाए, कुछ ऐसे स्रोत दिए जाएं जो आय अर्जन के लिए हो, कुछ वैकल्पिक स्रोत दिए जाएं कि कृषि के अलावा उसमें क्या किया जा सकता है, व्यापार, होटल वगैरह खोल दिए जाएं, रेस्टोरेंट वगैरह खोल के रखे जाएं, या अन्य चीजों का उसमें वो कर दिया जाए, फैक्ट्री वगैरह खोल दिया जाए, ठीक। इसमें होता क्या है, लोगों को क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए। पांचवा क्या कर दिया जाए, वहां औद्योगिकरण किया जाए, औद्योगिकरण कर दिया जाए वहां का,
औद्योगिकरण हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी जितना भी सूखा प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इतने सारे कार्यों को संपादित किया जाए, जिससे क्या होगा, वो क्षेत्र धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे, या उन क्षेत्रों पर नहरें बनाई जाए, यानी नहर बना के ले जाई जाए, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से इसी चैप्टर के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं आपकी, ये सारी चीजें आपकी आती हैं सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लिए किए गए कार्यों के अंतर्गत। आपको बताए थे कि कितने जिले चिन्हित किए गए थे, तो इसके अंतर्गत 1967 में योजना आयोग ने कितने जिले चिन्हित किए थे, 67 जगह चिन्हित की थी। लेकिन 1970 में इसी ने क्या किया कि जिन क्षेत्रों में 30% से कम सिंचाई सिंचित क्षेत्र थे उन सब क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो ये क्या था, एक आपका हो गया पर्वतीय क्षेत्र विकास क्रम और दूसरा हो गया सूखा क्षेत्र विकास क्रम। एक और आता है भरमौर जाति विकास कार्यक्रम, यानी एक भरमौर जाति थी जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती थी, ठीक। उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है। उस समय एक जनजाति थी गद्दी जनजाति, जिनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हुआ क्या, उसी में एक भरमौर जनजाति आती है, जिनके लिए जनजाति विकास कार्यक्रम चलाए गए। जनजाति विकास कार्यक्रम क्या था, एक तरीके से उनको भी बाद में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उसको भी जोड़ा गया था, क्योंकि ज्यादातर जो जनजातियां थी वो कहाँ रहती, पर्वतों यानी जंगलों पर। इस वजह से उसी क्षेत्र के अंतर्गत किनका किया गया, उनका विकास भी किया गया। और जब उस क्षेत्र के अंतर्गत विकास किया गया तो विकास क्या हुआ होगा, यही सारी चीजें, उनको भी आवास उपलब्ध कराया गया होगा, सिंचाई, यातायात एवं संचार, समानता लाई गई होगी, जागरूक किया गया हो लोगों को। तो यही सारी चीजें इसके अंतर्गत थी। चलिए अब हम जानते हैं सतत पोषणीय विकास के बारे में कि सतत पोषणीय विकास क्या है, क्यों है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले इसको समझें कि ये है क्या सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान में हो रहे लोगों का विकास कार्य भी ना रुके और आगे हो रहा विकास भी चलता रहे। यानी जैसे अभी आप पढ़े थे निश्चयवाद, नव निश्चयवाद के संभववाद के बाद नव निश्चयवाद आया, तो इसमें लोगों को ये जागरूक किया गया सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत। यानी सिंपल सी भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि सतत पोषणीय विकास क्या है, तो आप ये कहेंगे ऐसा विकास जिसमें वर्तमान के लोगों को और आने वाले लोगों को कोई समस्या ना हो, ऐसा विकास किया जाए। कहेंगे ऐसा कैसे कि क्या हो, वर्तमान में विकास से आने वाले लोगों के लिए समस्या हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जैसे हमारे लिए पानी उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है हर जगह। आप अगर अपने माँ बाप से, मम्मी पापा से पूछेंगे और उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे पहले जो पानी आपको हर जगह उपलब्ध है ऐसे उपलब्ध नहीं होता था। तो फिर कैसे उपलब्ध होता था, बड़े बड़े दूर दूर जाके गांव में जो बड़े बड़े गांव हुआ करते उसमें 2-3 जगहों पर कुएं हुआ करते थे। किसी किसी गांव में तो एक ही, जहां पे नंबर लगाना पड़ता था पानी भरने के लिए, और वहां से पानी लेके जब आना पड़ता था तो उसी एक बाल्टी पानी में ही हमारे बर्तन सारे धुल जाया करते थे। या एक बाल्टी पानी हम जो भर के लाते थे उसी में हम नहा लिया करते थे और उसी में बाद में अपने कपड़े भी धुल लिया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो अगर हम स्कूल से भी आए तो हाथ पैर धुलने में भी हमारा एक बाल्टी पानी खत्म हो जाता है, हाथ मुंह धुलने में चला जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अब तो घर में भाई बर्तन धुलना है तो वहां अलग से पानी उपलब्ध है, नहाने की जगह पे अलग है, वॉशरूम की जगह पे अलग है, हाथ धुलने के लिए अलग है, हर जगह उपलब्ध है। इसलिए पानी की बर्बादी ज्यादा है। तो अगर इसी प्रकार से हम पानी का दोहन करते रहे तो होगा क्या, आने वाले समय यानी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको पानी की समस्याएं उठानी पड़ेंगी। कैसे, सोचिए, आज जो पानी बोतलों पे बिक रहा है, हर घर में देखिए, हर दुकान पे देखिए पानी बेचा जा रहा है, बिक रहा है। अब वो समय दूर नहीं होगा जब ये पानी आसानी से मिल रहा है कि आसानी से हमें मिल सके। उपजाऊ मिट्टी की बात करें, हम लोग खूब सारे कीटनाशकों और खाद को प्रयोग कर रहे हैं। इससे होगा क्या, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है धीरे धीरे करके क्या होगी, खराब हो जाएगी। और जब खराब हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ियों को खाद्यान्न कहाँ से उपलब्ध होगा, उपलब्ध हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सतत पोषणीय विकास में क्या कहा गया कि विकास तो किया जाए, लेकिन विकास वर्तमान जनसंख्या और आने वाली जनसंख्या दोनों को ध्यान में रखकर विकास कार्यों को अगर हम संचालित करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास, उसी को बोलेंगे। बात समझ में आई। अभी होता क्या है, कब पहली बार आया, तो सतत पोषणीय विकास 1970 में एक सम्मेलन होता है, कहां पे, क्यूबा में। क्यूबा में एक सम्मेलन होता है
उसमें एक जगह थी कोकोवा, कोकोवा, कोकोवा। क्यूबा, क्यूबा क्या है? क्यूबा एक देश है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा। उसी में एक जगह थी कोकोवा, जहां पे एक सम्मेलन किया गया। किसके लिए सम्मेलन किया गया? पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन। इन्हीं सारी चीजों को लेकर एक सम्मेलन होता है क्यूबा में, जिसमें ये कहा गया कि एक तरीके से क्या होगा, सतत पोषणीय विकास की घोषणा होती है, जहां पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, सतत पोषणीय विकास। यानी सतत मीन्स सबका पोषण को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किया जाए। बात समझ में? सतत मीन्स क्या होगा? सबका विकास। ठीक, तो इन चीजों को लेके 1970 में एक सतत पोषणीय विकास का एक वो होता है, जहां पे पहली बार इस शब्द का प्रयोग होता है। 1980 आते आते होता क्या है, इसका एक जो वो होता है, विस्तार से चर्चाएं होने लगती हैं। अब ये हर जगह अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग होने लगा था। किसका? सतत पोषणीय विकास का। यानी विकास कार्य तो किया जाएगा, लेकिन ऐसे किया जाएगा जिसमें क्या हो, जिसमें सबका विकास हो क्या रहा था कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अब क्या है? सबसे पहले चीज जैसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी भू ऊष्मन। अब ये है क्या, हमारी जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के वायु, इस पृथ्वी में जो वायुमंडल है ऊपर से, ये क्या करता है, जो सूर्य से प्रकाश से ऊपर से जो किरणें आती हैं, उस ऊष्मा को अंदर तो जाने देता है, लेकिन कुछ गैसें ऐसी पाई जाती हैं कि उनको वापस नहीं जाने देती, जैसे जलवाष्प हो गया, कार्बन हो गया, मीथेन हो गया। तो इससे क्या होता है, इस टेम्परेचर को यानी पृथ्वी में थोड़ा गर्मी रखने के लिए वो जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर पूरी इसकी ऊष्मा वापस चली जाएगी तो होगा क्या, पृथ्वी एक ठंडे मरुस्थल में तब्दील हो जाएगी, ठंडा ग्रह बन जाएगा। ठीक, इसीलिए तो इनका, लेकिन हुआ क्या, हम लोगों कार्य की वजह से इस कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार से दिन भर चलने वाले हमारे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इनसे निकलने वाली हानिकारक विषैली गैसें, आपकी मीथेन। तो इनसे हुआ क्या कि जब इसका तापमान बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ग्लोबल, यानी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग, यानी भूस्मन बढ़ेगा, पृथ्वी गर्म होगी। अब जब पृथ्वी गर्म होगी तो गर्मी ज्यादा होगी, और जब गर्मी ज्यादा होगी तो हमारे ग्लेशियर क्या होंगे, पिघल जाएंगे। अब कहेंगे सर ये ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की चट्टाने। बर्फ की चट्टाने मिनिमम उसका एरिया कितना होना है, 3 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर बोलेंगे। ठीक, तो इस बर्फ की चट्टान को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। और इन्हीं ग्लेशियरों से हमारी सदाबहानी नदियां निकल रही हैं। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पूरी तरीके से किस पर ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं। अगर सोचिए तापमान बढ़ेगा तो ये क्या होगा, पूरी बर्फ पिघल जाएगी, और जब बर्फ पिघल जाएगी तो होगा क्या, संपूर्ण पृथ्वी पर 3 मीटर ऊपर तक पानी भर जाएगा। अब संपूर्ण पृथ्वी पानी भर गया तो मतलब क्या है, हर जगह पानी ही पानी है। और जब हर जगह पानी ही पानी हो गया तो क्या हम खेती कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो धीरे धीरे करके जो समुद्र के नजदीक, यानी जो समुद्र तल से ऊंचाई वाले जो देश नहीं है, वो क्या डूब रहे हैं। जैसे आपका मालदीव हो गया, जो सबसे निचला है एक तरीके से देखा जाए, वो क्या होगा, वो डूबने लगेगा। और जब डूबेंगे, समुद्र किनारे के क्षेत्र जैसे बांग्लादेश वाले हो गए, तो उनका कृषि क्षेत्र भी क्या होगा, डूब जाएगा। और जब कृषि क्षेत्र डूबेगा तो खाद्यान्न की कमी होगी, खाद्यान्न की कमी होगी तो क्या होगा, लोगों के लिए समस्याएं होंगी। इस वजह से ये शब्द निकल के आता है सतत पोषणीय विकास, कि इन सारी चीजों को रोका जा सके। बात समझ में आई कि सतत पोषणीय विकास क्या है, ऐसा विकास जिसमें सबको ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए। जैसे 9 निश्चयवाद था ना, आप पढ़ रहे थे कि उसमें क्या था कि रुकिए, प्रकृति हमारे लिए एक अवरोधक का कार्य करती है, ट्रैफिक हवलदार के तरीके, कि कुछ समय के लिए रुकिए और उसके बाद फिर विकास कार्य करिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोयले का इस्तेमाल करके देश का विकास कर रहे हैं तो कोयले का इस्तेमाल करना बंद है, नहीं, कोयले का इस्तेमाल आप करिए, लेकिन इस हिसाब से करिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो बचा रहे। अब आने वाली पीढ़ियों के लिए कोयला ही ना बचेगा तो वह विद्युत कैसे बनेगी। तो इसीलिए क्या कहा गया, वैकल्पिक स्रोतों का सतत पोषणीय विकास किया जाए। इस विकास के अंतर्गत क्या किया जाए, आर्थिक वृद्धि की जाए, सकारात्मक विकास किया जाए। सकारात्मक मतलब निगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें ही होनी चाहिए। ठीक, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इसको वो करना है। अब बात आती है किसकी, कि सतत पोषणीय विकास है क्या। इसके अंतर्गत एक चीज आती है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया, एक अलग से अपना एक को बनाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया जाता है एक को, जिसके अंतर्गत
नॉर्वे के एक प्रमुख मंत्री प्रधानमंत्री जो होते हैं ब्रंटलैंड, उनको एक रिपोर्ट 1980 में एक यूएनओ के अंदर ही एक नई संस्था बनाई जाती है। नई संस्था कौन सी बनाई जाती है? नई संस्था बनाई विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग। उसका नाम क्या था? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है, जो अध्यक्ष इसके बनते हैं वो बनते हैं हरलैंड ब्रंटलैंड। स्थापना होती है 1980 में। ये अपनी रिपोर्ट देते हैं 1987 में। अपनी रिपोर्ट कब देते हैं? 1987 में। इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में ये रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट किस नाम से देते हैं? आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। इसमें इन्होंने बताया कि जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, जिसमें 17 गोल निर्धारित किए गए। इस 1987 में जो रिपोर्ट आती है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक, हमारा साझा भविष्य, जिसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है आपको, कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब आई थी? तो 1987 में आई थी। उसका वो मुख्य वो क्या था, नाम क्या था? हमारा साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट आती है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि देखिए, जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं, इन दोनों को विकास कार्यों की जो प्रगति है उसमें रोक तो सकते नहीं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो विकासशील देश हैं वो प्रगति करने का, अपना प्रगति का कार्य, विकास कार्य करना स्टार्ट रखें, लेकिन जो विकसित देश हैं उनको अपने विकास कार्यों पर थोड़ा धीमा करना पड़ेगा, या इस प्रकार से विकास कार्य करना पड़ेगा कि जिससे कि लोगों को समस्याएं ना हो। समस्याएं कैसे? कि मान लीजिए कि आप किसी जगह पे जो एक कृषि क्षेत्र है, आप इस कृषि क्षेत्र पे क्या किए? बिल्डिंग्स बना दिए, बड़े बड़े होटल्स बना दिए, तो ये पूरा कृषि क्षेत्र क्या होगा? एक तरीके से खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा। और जब कृषि क्षेत्र खत्म होगा तो क्या होगा? खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। भाई, जो उपजाऊ भूमि थी उस पर आपने घर बना दिए, आवास बना दिए, बिल्डिंगें बना दी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पे इन चीजों को बनाया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई बंजर एरिया है, आप वहां पे क्या करिए? फैक्ट्री डाल दीजिए। जैसे किसी जगह कोई खनिज है, जैसे हम छोटा नागपुर की बात करें, तो उस खनिज को निकाल के वहीं पे फैक्ट्री डाल दी जाए उसी पहाड़ी एरिया में, तो वहीं से आने जाने का खर्च भी बचेगा और चीजों की समस्याएं भी कम होंगी। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन किया जाए। इसके अंतर्गत इस बात को रखा गया सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत, कि हमारा साझा भविष्य में कि विकासशील देश अपनी प्रगति जारी रखें, लेकिन जो विकसित देश हैं वो अपनी प्रगति को क्या करें? थोड़ा धीमा कर दें। धीमा करने का मतलब ये क्या? कि संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन। विवेकपूर्ण मतलब क्या? कि आप क्या करें? जो विकसित देश उनके पास विवेक नहीं, विवेक है, लेकिन ऐसा ना करें कि जो संसाधन 200 साल चलना चाहिए उसको आप 20 साल में ही खत्म करके रख दें। जैसे इस समय भारत में देख रहे होंगे कि पानी की सबसे ज्यादा बर्बादी होती है। सिर्फ पानी की ही क्या, खाना की। हर होटल पे पर डे शायद इतना खाना फेंका जाता है कि उसके आसपास रहने वाले भिखारी उस दिन पूरा खाना खा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं होटल पे जाएंगे बट ज्यादा खाना ऑर्डर कर लेंगे, होते नहीं, इस पे इतनी सब्जियां, इतने दाल, उसको ऑर्डर करके रखेंगे और उसमें 2-4 बाइट खाए और उसके बाद छोड़कर चले आए। अब वो जूठा खाना कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। कई देशों में, जैसे आप जर्मनी की बात कर लीजिए, चाइना में, अगर वहां पे आप खाना छोड़ते हैं तो उस खाने का आपको फाइन भरना पड़ेगा कि आपने इतना खाना छोड़ा, यानी अब ये संसाधन क्या कर दिया? आपने नष्ट कर दिए। अब ये संसाधन दोबारा तो आएंगे नहीं, इस वजह से आपको इस संसाधन को नष्ट करने के लिए इतने ही संसाधन का पैसा देना पड़ेगा। तो लोग वहां पे उतना ही ऑर्डर करते हैं जितनी जरूरत होती है। इसी से छुटकारा पाने के लिए एक चीज आई थी हम लोगों के यहाँ, जिसको हम लोग कहते हैं वफर। खानों में जो से बिठा के खिलाया जाता है। तो भारत में तो भाई मेहमान को भगवान माना जाता है। होता क्या था कि व्यक्ति का पेट भरा हुआ, उसके बाद भैया और सब्जी ले लो, जबरदस्ती उसको पूड़ियां दो, सब रोटियां दो, सारी चीजें जबरदस्ती उसको परसो, बाद में कहते छोड़ देते। हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, फेंक देंगे,
क्यों? इतनी बड़ी शादी की है, अगर 2 4 10 15 किलो की पूड़ियां फेंकनी पड़ जाए, थोड़ी बहुत सब्जी फेंकनी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से निजात पाने के लिए बूफे से बफर शुरू किया गया कि व्यक्ति उतना ही लेगा जितना उसको खाना होगा। लेकिन है क्या, जस्ट इसका भी उल्टा हो गया। व्यक्ति सोचता है इसी भीड़ में कौन बार बार जाएगा, एक साथ सब भर लेगा और थाली में देखेगा अब कई जगह है क्या, नहीं, और जो जगह उस पर भी रख लो सारी चीजें, और थोड़ा खाएगा अच्छा मिला क्या करेगा, फेंकेगा, दूसरी प्लेट लेगा। तो ये क्या है, ये शिक्षा का अभाव है। यानी जो शिक्षित होते हैं ये ऐसे करते हैं, तो ये समझिए वो महामूर्ख है जो खाना फेंकते हैं जाके। तो ये इस वजह से इन चीजों को बनाया गया था हमारे लिए कि चीजें बर्बाद कम करें। कि मान लो कि जब आप उसमें जब नीचे बैठ के खाया जाता था तो सारी चीजें सबको दी जाती थी, उसमें से कई लोगों को कुछ चीजें पसंद नहीं होती थी तो छोड़ देते थे, नहीं खाते थे। जैसे कई लोग मीठा नहीं खाते, ठीक है, और या कई लोग को दाल सब्जी कुछ चीजें रायता वगैरह इन सारी चीजों में कुछ पसंद नहीं आता तो वो लोग छोड़ देते हैं। उसमें क्या है बफर में कि अगर हमको जो चीज पसंद होगी हम वही जाके लेते थे और खा लेते थे, तो उससे निजात पाने के लिए किया गया। लेकिन भारत में तो जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया। अब बात किसकी करते हैं, बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की। ये तो था सतत पोषणीय विकास, क्या था, कैसे शुरुआत हुई, विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना की जाती है 1980 में, तो उसी के हिसाब से ये चल रहा था। इन चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके विकास में कौन कौन से कार्य किए गए वो आपको बता दिए गए। इसमें क्या क्या रखा गया था हम आपको बताए, वही चीज समानता। चलो इसको एक बार नोट कर लेते हैं, फिर इसमें पढ़ेंगे कि पहली चीज क्या रखी जाए, समानता रखी जाए, लोगों के प्रति हर सबके प्रति समान चीजें पहुंचे। तो इससे क्या, इसमें ये क्या था, सतत पोषणीय विकास था। दूसरी चीज समानता के बाद अधिकार। ठीक, इसमें विकास को देखिए हम सिर्फ आर्थिक उससे ले रहे हैं। इसमें ये नहीं कि विकास का मतलब क्या, तो विकास फिर क्या समझा जाने लगा यहाँ से 1970 के दशक के बाद से कि विकास सिर्फ आर्थिक नहीं होना चाहिए, राजनीतिक भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, बौद्धिक भी होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसों से अमीर है लेकिन उसके पास तनिक भी बुद्धि नहीं है तो मतलब उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, राजनीतिक विकास किसी का नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर सामाजिक विकास नहीं। कि कोई आया आपके घर में, कोई गेस्ट आया, आपने उसको पानी भी नहीं दिया तो मतलब आपका क्या है, सामाजिक विकास नहीं है, आपके अंदर आचरण नहीं है। इसीलिए विकास के मापने के पैमाने भी बदल गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें थी। इसमें आप लोग सब वही लिखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा फिर क्लास लंबी हो जाएगी, बार बार हम उस चीज को लिखेंगे कि क्या क्या चीजें आई। समानता आती है, अधिकार सबको समान मिले जाए, संसाधनों पर सबका समान अधिकार हो, जो शुरुआत में आपको लिखाए थे वही सारे पॉइंट हैं इसमें भी कि किस प्रकार से चीजों को आपको करना है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये तो आप लिख ही लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है इंदिरा गांधी नहर के बारे में कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। तो इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो 1948 में एक समय था 1948 1948 में एक व्यक्ति आता है कुंवर सेन। कुंवर सेन कहते हैं कि जो हमारा राजस्थान का एरिया है, यानी अगर हम बात करें थोड़ा सा भारत को, उत्तर भारत को हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि जो उत्तर भारत का एरिया है वहां पे अगर क्या किया जाए, वहां पे अगर नहरें बना दी जाए, क्योंकि उत्तर भारत में सारी नदियां क्या हैं, जो सारी नदियां हैं वो सदावाहिनी हैं, और उन सदावाहिनी नदियों से नहरें निकाली जाएं तो ऐसे क्षेत्रों को भेज दी जाएं जहां पे पानी की कमी है। ठीक, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होगा कि इंदिरा गांधी नहर है कहाँ पे मानचित्र पे। तो इंदिरा गांधी नहर आपकी, जैसे आपका अरावली पर है, इसी जगह पे क्या है आपका इंदिरा गांधी नहर। 1948 में कुंवर सिंह विचार देते हैं कि यहाँ पे पंजाब से क्या किया जाए, एक पंजाब में जो नदियां हैं इनमें से किसी से एक नदी नहीं, नहर निकाल दी जाए। लेकिन इस पर कब किया जाता है, 1958 में। शुरुआत कब होती है इसकी, 1958 में इसकी शुरुआत होती है और ये बनकर तैयार होती है। और इसकी लंबाई कितनी है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, बस ये समझिए कि बस लास्ट चल रहा है। इसकी लंबाई कितनी है, 9060 किलोमीटर। देखिए विचार किसके मन में आया था, कुंवर सेन के मन में। शुरुआत कब होती है, 1958 में, और इसकी लंबाई कितनी है, 9060 किलोमीटर। कहां से निकली है,
जो आपका पंजाब में भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, तो यहीं से अभी जहाँ पे सतलज और व्यास नदी मिलती हैं, तो वहीं पे एक जगह पे बांध बना है हरिके बैराज, हरिके बांध, और उसी हरिके बांध से इसको निकाला गया। बांध का नाम क्या है जहां से निकली है? हरिके, हरिके बैराज, जहां से इसको निकाला गया है इंदिरा गांधी नहर को। विचार किसके मन में आता है? कुंवर सेन के मन में। शुरुआत कब होती है? 1958 में। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में या मानचित्र पे पूछता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, इसको मानचित्र पे दिखाइए। तो बिल्कुल इधर पश्चिम पाकिस्तान के किनारे किनारे, बिल्कुल यहाँ तक राजस्थान के जैसलमेर तक इसको लेके आया गया है। और कहाँ से निकाली गई है? पंजाब के पास से, हरिके बैराज से इसको निकाला गया है। ठीक, इसमें राजस्थान को भी इससे मिलता है, दिल्ली से भी एक तरीके से, पंजाब और हरियाणा को भी, कई क्षेत्रों को इससे सिंचाई में प्रयोग किया जाता है, प्लस पीने के पानी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। किससे निकली हुई है? हरिके बैराज से निकाली गई है। आप लोग मुझे जो चीज आपको समझ में ना आई हो कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। और आप लोगों के लिए एक सवाल है कि अगर हरिके इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर है, तो बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।